नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर आते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। शराब नीति केस में 21 मार्च जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार को राव्स एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राव्स एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही नेताओं से जुड़े पुराने किस्से ताजा होने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन पर लगे पुराने दाग फिर से चमकने लगे हैं। इस कड़ी में चूरू में लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जहां लड़ाई सीधी राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ की बन गई है। इधर हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी कसवा की नामांकन सभा के दौरान छात्र नेता निर्मल चौधरी ने दारा सिंह एनकाउंटर का मामला फिर से ताजा कर दिया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए 15 साल पहले राठौड़ पर दारा सिंह की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर में मेरे खिलाफ कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, ना मेरे खिलाफ ट्रायल चला। ऐसे में इस तरह के मंचों से ऐसी ही अनर्गल बातें अब चुनाव में की जाएंगी। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी। वहीं आयकर विभाग ने अदालत से मामले को जून में सुनवाई तक स्थगित करने का आग्रह किया। आयकर विभाग का कहना है कि वो चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया था। ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले को जून तक स्थगित कर दिया जाए। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान हम किसी पार्टी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है। मैं निशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि देश दिवालिया होने की कगार पर है। उन्होंने इसकी वजह टैक्स की चोरी बताया है। उन्होंने कहा खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता टैक्स देने से बच रहे हैं। ये देश के आर्थिक संकट का मुख्य कारण है। इधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 9.66 पाकिस्तानी रुपए बढ़कर 289.41 रुपए हो गए हैं। वहीं हाई स्पीड डीजल 3.32 रुपए कम होकर 282.24 पाकिस्तानी रुपया हो गया है। नए रेट्स भी लागू कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी पेट्रोल की कीमतें हैं। दरअसल सरकार हर 15 दिनों में ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है और वैश्विक तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और स्थानीय मुद्रा के एक्सचेंज रेट के आधार पर उन्हें बढ़ाती या घटाती है। 16 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किए थे। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बदलाव नहीं किए तक कट कर लेना सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 90वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच गया है। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे,
उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। यह दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंक देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली माना जा रहा है।